और फ्रेंड्स सो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट के बारे में। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि शोल्डर इम्पिंजमेंट होता क्या है। सो गाइस बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा शोल्डर होता है, जो हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हमारा सब एक्रोमियल स्पेस होता है। ठीक, जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके नीचे की तरफ एक स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब एक्रोमियल स्पेस, और उसी सब एक्रोमियल स्पेस में हमारा एक सब एक्रोमियल बर्सा भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सब एक्रोमियल स्पेस है, जब वो स्पेस किसी भी कारण से कम होने लगता है, तब उस केस में जो हमारा ह्यूमरस का हेड है, उसका जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, उसके ऊपर जितने भी हमारे टेंडन अटैच होते हैं उनका इम्पिंजमेंट होने लगता है। मीन्स जब भी हम शोल्डर का एलिवेशन करते हैं, शोल्डर का ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो सब एक्रोमियल स्पेस में, मीन्स जो हमारा एक्रोमियन आर्च है उसमें इम्पिंज करने लगता है। मीन्स उसके अंदर वो टच होने लगता है बहुत ज़्यादा तरीके से। तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस के टेंडन होते हैं वो इंजर्ड होने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली शोल्डर इम्पिंजमेंट कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाला ये है कि जो शोल्डर इम्पिंजमेंट है ये एक क्लिनिकल साइन है, ना कि ये एक डायग्नोसिस है। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या है? एक क्लिनिकल साइन, इट इज़ नॉट अ डायग्नोसिस। तो बेसिकली जो रोटेटर कफ होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको 4 मसल के नाम बताए, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, जिसकी ट्रिक है हमारी सिट्स। तो जब ये हमारे रोटेटर कफ के जो टेंडन होते हैं जो हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर अटैच होते हैं, तो ये इम्पिंज करने लगते हैं हमारे सब एक्रोमियल स्पेस में। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली शोल्डर इम्पिंजमेंट कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो शोल्डर इम्पिंजमेंट है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। तो बेसिकली जो शोल्डर इम्पिंजमेंट है इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज योर इंटरनल। अब उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है बेसिकली उसके भी यहाँ पर सब टाइप हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट, अनदर वन इज योर सेकेंडरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो गाइज सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हम यहाँ पर शोल्डर इम्पिंजमेंट कह रहे हैं इसके अंदर जो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिवीजन किए हैं ये किस बेस पर किए हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल में जो हमारा मीनिंग है यहाँ पर मीन्स जो भी हमारा सब एक्रोमियल स्पेस में है, कोई भी ऐसा कारण जो सब एक्रोमियल स्पेस को कम करेगा वो हमारा एक्सटर्नल के अंदर आएगा। इंटरनल, इंटरनल क्या होता है गाइज, बेसिकली यदि कोई भी कारण है जिससे हमारा जीएच जॉइंट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है और उस कंडीशन में इम्पिंजमेंट हो रहा है, तब हम उसको इंटरनल शोल्डर इम्पिंजमेंट कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है और ये हमारा ह्यूमरस का हेड है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर जीएच जॉइंट। तो जब कोई भी कारण इस जीएच जॉइंट के अंदर इंजरी होगी तो वो हमारा इंटरनल होगा। और एक्सटर्नल क्या होता है, जो हमारा सब एक्रोमियल स्पेस है जीएच जॉइंट के बाहर, ह्यूमरस के हेड के ऊपर और एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे किसी भी कारण से वो स्पेस यदि कम हो रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमको जो डिवीज़न किए हैं हमने एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी। गाइज यहाँ पर जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो प्राइमरी है ये बेसिकली रिलेटेड है आपका बोन से, कि आपकी बोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, और जो सेकेंडरी होता है ये रिलेटेड होता है हमारा मसल से। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी। तो देखिए प्राइमरी में क्या होता है कि जो सुपीरियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली जो भी आपका सुपीरियर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका एक्रोमियन प्रोसेस, इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी।
तो सुपीरियर स्ट्रक्चर्स में लीड टू एनक्रोचमेंट इनटू द सब एक्रोमियल स्पेस फ्रॉम अबव। ऊपर से जब ये हमारा सब एक्रोमियल स्पेस कम हो जाता है तो बेसिकली जो एक्रोमियल प्रोसेस है ऊपर से एनक्रोचमेंट करता है। एनक्रोचमेंट मीन्स जो हमारे टेंडन होते हैं उनके ऊपर लड़ता है, उनके ऊपर पिंच करता है बेसिकली। तो ऐसा कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमारा एक्रोमियल प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है? तो सबसे पहला कारण जो है हमारा एक्रोमियल प्रोसेस में प्रॉब्लम का, वो होता है बीक्ड, कर्व्ड और हुक्ड। मीन जो हमारा एक्रोमियल प्रोसेस होता है उसकी जो शेप है वो बीक्ड हो जाती है, जैसे कि चोंच होती है वैसी हो जाती है, कर्व हो जाती है, या फिर वो हुक टाइप बन जाता है। तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, देखो अगर हम सिंपल समझे, ये हमारा एक्रोमियल प्रोसेस है, ये हमारा ह्यूमरस का हेड है नॉर्मल। तो जब किसी भी वजह से ये एक्रोमियल प्रोसेस के यहाँ पर इस तरीके से बीक बन जाए, नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पर ओस्टियोफाइड बन जाए, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो आपका सब एक्रोमियल स्पेस है इसको कम कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है बेसिकली, आपका इम्पिंजमेंट होता है। ये जो बीक है, कर्व्ड है और हुक्ड है, ये आपका एक्वायर्ड भी हो सकता है और आपकी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। मीन्स बाय बर्थ ही उसकी जो बोन थी वो एबनॉर्मल डेवलप हुई है। अब हम बात करते हैं जो एक्वायर्ड है, ये आपका ओस्टियोफाइड फॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि आपका ओल्ड एज में होता है। जब ओल्ड एज होती है तो उस केस में आपका ओस्टियोफाइड फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर आपका एसी जॉइंट में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, तब वहां पर भी आपका ओस्टियोफाइड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। सो गाइस, इस तरह से हमारा प्राइमरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी, जो हमारा सेकेंडरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो इसमें देखिए बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन कारण है वो है आपका मसल। जब हमारा इनएडिक्वेट मसल स्टेबलाइजेशन ऑफ स्कैपुला, मीन्स जो हमारी स्कैपुला को स्टेबल करके रखती हैं, यदि वो मसल हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो गई हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सेकेंडरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सेरेटस एंटीरियर वीक हो जाती है तो वो क्या करती है बेसिकली, जो हमारा स्कैपुला का प्रोटेक्शन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब हमारी स्कैपुला प्रोटेक्शन में होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो शोल्डर की रेंज है, शोल्डर का जो एलिवेशन है वो भी कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्कैपुला है उसकी जो ग्लेनोइड कैविटी है वो एंटीरियरली आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा शोल्डर का शोल्डर के अंदर जो मूवमेंट होता है एलिवेशन, उसमें जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है वो उसके अंदर लड़ने लगता है, उसके अंदर इम्पिंज करने लगता है, उसके अंदर कंप्रेशन करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि यदि सेरेटस एंटीरियर वीक है तो क्या होगा। अब दूसरा पॉइंट है, यदि हमारी पेक्टोरलिस माइनर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी स्कैपुला है वो प्रोटेक्टेड पोजीशन में रहती है। जब वो प्रोटेक्टेड पोजीशन में रहेगी, आगे की तरफ रहेगी, तो उस केस में क्या होता है कि जो एलिवेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा शोल्डर का एलिवेशन, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमरस का हेड है वो आपका एक्रोमियल प्रोसेस के अंदर लड़ने लगेगा। क्यों लड़ने लगेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन वाले केस में आपका जो एक्रोमियल प्रोसेस होता है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाता है और डाउनवर्ड भी टिल्ट हो जाता है। तो उस केस में आपका सेकेंडरी एक्सटर्नल शोल्डर इम्पिंजमेंट होगा। एग्जांपल है हमारा एक्सेसिव एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड। अब यदि हमारा जो ह्यूमरस का हेड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगा है तो उस केस में भी आपका बेसिकली शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। अब ऐसा कब होगा, हमारा जो ह्यूमरस का हेड है वो ऊपर कब उठेगा, हमारा ह्यूमरस का हेड ऊपर उठता है जब हमारी एलिवेटर्स और आपकी जो डिप्रेसर होती हैं शोल्डर की वो वीक हो जाती हैं, उनके अंदर इम्बैलेंसिंग आ जाती है। जैसे कि हमारा एलिवेटर्स ऑफ द ह्यूमरल हेड कौन सी होती है, डेल्टोइड, एंड ह्यूमरल हेड स्टेबलाइजर कौन सी होती है, हमारी रोटेटर कफ। गाइस, यदि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझना है और पूरे शोल्डर की बायोमैकेनिक्स को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर। यदि आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया तो उसमें आपको सारे वेक्टर समझ में आ जाएंगे, सारी रोटेटर कफ का ओरिजिन, इंसर्शन और उसके पूरे के पूरे वेक्टर समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपका डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है शोल्डर मूवमेंट के दौरान। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल की, कि जो हमारा इंटरनल है वो क्या होता है। इंटरनल शोल्डर
इम्पिंजमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा इंटरनल इम्पिंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जीएच जॉइंट के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। ये वाला जो जॉइंट है जीएच जॉइंट, इसी के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे आती है, आइए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो थ्योरी है हमारी जो मैंने अभी डिस्कस की थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी जीएच जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम। तो देखिए, जब हम एक्सटेंशन करते हैं, एब्डक्शन करते हैं और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस जो होती है हमारी गिलेनोइड कैविटी की, उसके ऊपर जा करके अटैच होता है, कंप्रेस करता है वहाँ पर। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन ओवरहेड एथलीट जो होते हैं उनके अंदर ही आपकी पैथोलॉजी बन सकती है। तो गाइज यहाँ तक हमने बेसिक डिस्कस किया है शोल्डर इम्पिंजमेंट का, उसके टाइप को समझा है, उसके कॉजेस को समझा है, और वो बेसिकली किस तरह से प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट साइन है किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, या ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस हैं जिनके अंदर आपको रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है। गाइज ये टॉपिक आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट के नाम से भी आ सकता है, दूसरा ये टॉपिक आपका रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट के नाम से भी आ सकता है। सो आइए देखते हैं कुछ ऐसे डायग्नोसिस जिसमें आपको रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट मिल सकता है या फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट मिल सकता है। सो गाइज सबसे पहला जो है आपका वो है सब एक्रोमियल बोन स्पर। मीन जो आपकी एक्रोमियल प्रोसेस है वहां पर कोई स्पर बन गया है, दैट इज कॉल्ड सब एक्रोमियल बोन स्पर। और बर्सल हाइपरट्रोफी, जो यहाँ पर सब एक्रोमियल बर्सा है वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफाइड हो गया है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलेगा। एसी जॉइंट में आर्थरोसिस हो चुका है, या फिर आप आर्थराइटिस भी कह सकते हो, वहाँ पर बोन स्पर बन गया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। तो उस केस में भी आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट बन सकता है। रोटेटर कफ डिसीज, कोई भी ऐसी रोटेटर कफ डिसीज है, मान लीजिए सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस है या फिर किसी भी तरीके का टेंडनाइटिस है यदि रोटेटर कफ की मसल्स में, तो भी आपको इम्पिंजमेंट देखने को मिल सकता है। ये हमारा सुपीरियर लैब्रल इंजरी, जो आपका ग्लेनोइड कैविटी होती है बेसिकली उसके ऊपर एक लैब्रम अटैच होता है, यदि उस लैब्रम के अंदर इंजरी है तो भी आपका इम्पिंजमेंट साइन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट है, मीन जो आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसके अंदर इंटरनल रोटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी आपका इम्पिंजमेंट देखने को मिल सकता है। ग्लेनोह्यूमरल इनस्टेबिलिटी, जब आपका ग्लेनोह्यूमरल स्टेबल ही नहीं है, जब आपका जीएच जॉइंट ही स्टेबल नहीं है, तो उसके दौरान उसमें क्या होता है, जब हम एलिवेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ह्यूमरस है वो मूवमेंट करेगा, लेकिन आपका सब एक्रोमियल स्पेस में जाकर के वो इम्पिंज कर सकता है। दूसरा, आपकी यदि ग्लेनोइड कैविटी स्टेबल ही नहीं है, मीन्स आपकी स्कैपुला ही स्टेबल नहीं है, तो उस केस में भी आपका इम्पिंजमेंट देखने को मिल सकता है। बाइसेप्स टेंडिनोपैथी, जैसे कि आप जानते हो कि बाइसेप्स का लॉन्ग हेड हमारा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला पर अटैच होता है। यदि वो आपका हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा तो फिर आपका जो ह्यूमरस है वो उसको इरिटेट करेगा एंड दैट विल कॉज शोल्डर इम्पिंजमेंट। सेकेंड लास्ट है हमारा स्कैपुलर डिस्काइनेसिस, यदि आपकी स्कैपुला ही डिस्काइनेसिस है, अब नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है स्कैपुला में, तो भी आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटेक्शन के फेज में क्या होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यदि किसी पेशेंट को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? यदि आप इसका कारण जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें कि हम बताएंगे आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट का पूरा रिहेबिलिटेशन और उसकी डिसीज़ के साथ साथ बताएंगे कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म हो सकता है और किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं पेशेंट को। सो गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।